नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लखनऊ में सत्ता के गलियारों में परिवर्तन की गूंज सुनाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2022 में वहां फिर से चुनाव होने हैं। 2017 से वो वहां के मुख्यमंत्री हैं। एक दौर में लगातार ये कहा जाता रहा, लगभग पिछले 2 साल से, कि नरेंद्र मोदी के बाद अब देश का अगले प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का से चेहरा सामने भाजपा रखेगी। और बार बार कहा जाता रहा कि वो हिंदुत्व का एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, और अगले प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखा जा रहा था। लेकिन आप हालात की और जो परिस्थितियां हैं उनकी बेदर्दी देखिए कि आज पिछले यानी करीब 4-5 दिन की अगर जो हालात हैं उनको हम देखें, जो घटनाक्रम है उसको हम देखें, तो ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए इलेक्शन तक, जब तक चुनाव होंगे, हो सकता है तब तक उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना भी मुश्किल हो जाए। क्योंकि जिस तरह से ठना हुआ लग रहा है, मामला ठन गई है। ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो नेशनल लीडरशिप है भाजपा की और योगी आदित्यनाथ के बीच, फिलहाल ये पूरा मामला जो शुरू हुआ है वो उप मुख्यमंत्री पद को लेकर हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी से कुछ महीने पहले गुजरात काडर के एक पूर्व IAS अधिकारी हैं अरविंद कुमार शर्मा, उनको लाया गया MLC बनाकर उत्तर प्रदेश में। और अब जो प्रपोजल सामने रखा गया नेशनल लीडरशिप की तरफ से वो ये था कि एक उप मुख्यमंत्री को रिप्लेस कर दिया जाए, उनकी जगह पर अरविंद कुमार शर्मा को लाया जाए। और जिस तरह से वो आकाश से, मैं कहूँगी पैराशूट से लाए गए उत्तर प्रदेश में, अहमदाबाद से सीधे तौर पर जो है उनकी कैबिनेट में एंट्री को लेकर ये पूरा मामला ठन गया लगता है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ इस बात को बिल्कुल उन्हें गवारा नहीं है, नागवार है उन्हें ये बात कि जो राष्ट्रीय लीडरशिप है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। और वो दोनों ही जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको हटाने को राजी नहीं हो रहे हैं, या कहा जाए तो अरविंद कुमार शर्मा को अपने कैबिनेट में लाने के लिए या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजी नहीं है। तो कई तरह के बहुत मुश्किल पेचीदा सवाल हमारे सामने उठ रहे हैं। इनके जवाब जानने के लिए हम उत्तर प्रदेश के इन 2 दिग्गज पत्रकारों के साथ कुछ ही पलों में बातचीत करेंगे। इस बीच RSS से भी लगातार मीटिंग हुई है, बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को मनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा गवर्नर के बीच भी और मुख्यमंत्री के बीच भी मुलाकात हुई, उसको लेकर भी लगातार ये कहा जाता रहा कि शिष्टाचार की मुलाकातें हैं। लेकिन पत्रकार जाहिर है लखनऊ में भी जानते हैं और पत्रकार दिल्ली में भी जानते हैं ये इसमें कितना शिष्टाचार था और कितनी इसमें राजनीतिक गर्मा गर्मी थी। तो फिलहाल हालात इस तरह के नजर आ रहे हैं कि जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए, न सिर्फ कि उनकी नीतियां और उनकी राजनीति, बल्कि वो कहा जाए पूरी शख्सियत जो पर्सोनिफाइड है, वो सैफरन पॉलिटिक्स, क्या उसको हटाने के लिए कि अगर जिद इस मकाम तक आ जाए जहां गुस्सा आ जाए, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को वो समझें कि राष्ट्रीय नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है, इतने शक्तिशाली और इतने प्रभावशाली प्रधानमंत्री की बात को अगर नज़रअंदाज कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ, तो क्या उनको हटाने पर अगर कोई फैसला होता है या कोई इस तरह की बात आगे बढ़ती है, तो क्या वाकई कोई चारा है ऐसा उत्तर प्रदेश में दूसरे नेता का कि भाजपा किसी और के नेतृत्व में, किसी और के चेहरे के साथ ये चुनाव लड़ सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोविड का जो घोर मिसमैनेजमेंट हुआ है, जिस तरह से न सिर्फ के लोग जिनको के कोविड का इलाज मुहैया नहीं कराया गया, अस्पताल नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग तड़प तड़प के मर गए, उसके बाद उनके शवों की भी का जिस तरह से अपमान हुआ, वो सब न सिर्फ कि भारत की जनता ने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में कोविड में किस तरह से जो भारतीय नागरिक थी की जो गरिमा थी, या जो एक इंसान की जो गरिमा थी, उसे किस तरह से चोट पहुंचाया गया। तो कोविड के मद्देनज़र जो लोग नाराज़ थे पहले योगी आदित्यनाथ से, चाहे वो उनके पार्टी के MLA हों, चाहे वो आम जनता हो, ऐसा लगता है कि कोविड के बाद के दिनों में एक तरह से उन्हें आवाज़ मिल गई है कि वो उनके खिलाफ बोल सकें। क्योंकि जो RSS की मीटिंग हुई, इसके अलावा जो BJP के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई, उस सब में ऐसा लगता है बातचीत से कि बड़ी तादाद जो MLAs की है, जो विधायकों की है उत्तर प्रदेश में, वो आदित्यनाथ से खुश नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा है कि विद्रोह हो चुका है आदित्यनाथ के खिलाफ। तो इस सब के मद्देनज़र 2022 का जो इतना अहम चुनाव है, 2024 से ठीक पहले, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं ये कहूँ
कि 2022 का चुनाव ये तय करेगा कि 2024 में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और इसीलिए ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस, योगी आदित्यनाथ, हर कोई इस बात को अच्छे तरीके से समझता है। और इसलिए ये पूरी जो रस्साकशी, जो पूरी खींचतान नज़र आ रही है, वो इसी के मद्देनज़र है। तो ये पूरा जो हालात हैं, इन्हें किस तरह से समझा जाए, आरएसएस के पास, बीजेपी के पास, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास किस तरह के विकल्प हैं, और साथ ही खुद आदित्यनाथ के लिए किस तरह के विकल्प हैं, इन दोनों मेहमानों से समझते हैं। और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो ऐसे मेहमान लखनऊ शहर से मौजूद हैं जिनकी पूरा जो राज्य है उसकी नब्ज पर उनका हाथ रहता है। और इसके अलावा हम देखें तो जो तजुर्बा है उनका पत्रकारिता की जगत में वो कई दशकों पुराना है। मेरे साथ शरद प्रधान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही सिद्धार्थ कलहंस हैं। दोनों बहुत ही विश्वसनीय नाम माने जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। और राष्ट्रीय मीडिया को जब जब ये देखना होता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन और सबसे सच्ची खबर कौन बताएगा, तो सबसे ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से ही दोनों पत्रकार हमारे सामने लाते हैं। सिद्धार्थ कलहंस जी जो हैं वो बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े हुए हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का पूरा जो स्टेट पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश के लिए वो देखते हैं। सबसे पहले शरद प्रधान जी, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ। आपने वायर में जो आर्टिकल लिखा है, बहुत चर्चा हो रही है उस आर्टिकल की भी, हालांकि 2-3 दिन पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी सर्कुलेट हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2017 से लेकर अब तक जो पूरे राज्य की राजनीति है उसमें पहली बार इतना उबाल नजर आ रहा है। अगर इसमें हम दूध अलग करें और पानी अलग करें तो मुझे बताइए कि फिलहाल जो सही हकीकत, सच्ची तस्वीर क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दूध में पानी मिलता रहा और किसी को नजर नहीं आया, और हर आदमी समझता रहा कि ये तो बिल्कुल 16 आने सच्चा दूध है, और उसी मुगालते में सब चलते रहे। और मुझे लगता है कि अभी तक भी फिलहाल अभी जो हालत है उसमें तो ऐसे ही लगता है कि वही है। और ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि इनको जिस तरीके से बैठाला गया 2017 के चुनाव में, इनका कोई जिक्र नहीं था कि कहीं आसपास चीफ मिनिस्ट्री के लिए कंसिडर भी किए जाएंगे। कहीं फिर इन्होंने छुड़वाया शगुफा, और लास्ट मिनट पे, जबकि किसी और के लिए तय कर, मोदी भी तय कर चुके थे, और एक सेक्शन था आरएसएस का जो स्ट्रांगली उनको सपोर्ट भी करा था, मनोज सिन्हा को, लेकिन लास्ट मिनट पे उनका नाम काट के और इनको ऊपर से एयर ड्रॉप कर दिया गया कि साहब ये बनेंगे। तो काफी लोगों को अचंभा हुआ। यहाँ के बहुत से एमएलए उस वक्त कहते थे कि अरे ये तो बड़ा ताजुब हुआ, इसको कहाँ से बना दिया। खैर, बन गए। कुछ बातें इनके बारे में थी। एक तो ये सब जानते थे कि भाई इतने पुराने मठाधीश हैं वहाँ के, और एक इनके बारे में पॉजिटिव बात ये कही जाती थी कि बड़े ईमानदार हैं। ईमानदार आजकल जो कहा जाता है वो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को लेकर के लोग कहते हैं, तो उसके बारे में कहा जाता था। फिर वक्त के साथ जिस तरह बढ़ा आगे इस समय, और लोगों से, तो मैं आपको बस एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा कि मैंने किसी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी के, जो कि सीनियर ऑफिसर, जो इनके सेटअप में, मतलब इनके डिस्पेंसेशन में इंपॉर्टेंट आदमी हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई बड़े ईमानदार इनको समझते थे, हम भी तो मानते थे कि बहुत ईमानदार है, लेकिन भ्रष्टाचार में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन कहते थे। तो वो उस अफसर का कहना था कि शरद जी, मैंने तो सुना है रेट बढ़ गया है। ये अब आप देखिए कि कितना मिथ एंड रियलिटी में कितना फर्क है। बिल्कुल ठीक बात। तो शरद जी, मैं अंदाजा हुआ कि ये वो उतना वो नहीं है जितना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो उसके बाद जिस तरह टाइम गया, धीमे धीमे चीजें सामने आने लगी, और आज तो आप देख ही नहीं क्या हो रहा है। शरद जी, बिल्कुल मैं जाऊंगी थोड़ा सा, और पन्ने भी पलटेंगे हम पिछले महीनों के, पिछले सालों की। बहुत ज़रूरी है आज को समझने के लिए, कल को समझना, गुजरे हुए कल को समझना। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फ़िलहाल जो ये ताबड़तोड़ जो बैठकें हो रही हैं, इनको अगर तरतीब से हम लगा के देखें तो इससे क्या सीक्वेंस बन रहा है? जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसे कहा जाता है, किस तरह का सीक्वेंस बन रहा है? क्या वाकई जिस तरह से राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर इतनी गर्म है कि जो व्यक्ति कहा जा रहा था कि मोदी के बाद का अगला प्रधानमंत्री है, मैं जब भी ट्वीट करती हूँ नरेंद्र मोदी की किसी भी पॉलिसी की आलोचना करते हुए, मुझे सीधे जो है ट्रोल्स, और बल्कि मैं कहूँगी बाकायदा भाजपा के समर्थित लोग ये कहने लगते हैं कि अच्छा, अभी तक सिर्फ मोदी को देखा था, अब आगे आपको योगी को देखना होगा। यानी कि पूरा एक सपोर्ट बेस तैयार किया गया अगले प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन क्या ये सच है कि आदित्यनाथ अगले चुनाव तक अपनी कुर्सी बचा पाएं? ये भी मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, देखिए बात ये हो जाती है कि जब आदमी को ओवर रेट कर दिया जाए, हर मामले में ये कहा जाता है कि बहुत सख्त हैं और बिल्कुल किसी को कोई बख्शते नहीं हैं,
और दूसरा ये बात थी कि भाई जो वो ठान लेते हैं वो करते हैं, और इस वजह से ये माना जाए, और हिंदुत्व का उनको सबसे बड़ा आइकन बना दिया, शायद इस वजह से क्योंकि वो भगवे रंग के कपड़े पहनते हैं, और क्योंकि मतलब वो उनका एक पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है, क्योंकि वो एज चीफ मिनिस्टर भी ही कंटिन्यू टू रिमेन हेड ऑफ द गोरखपुर मंदिर के ट्रस्ट के मालिक वो बने रहे, जो बड़ा अनयूजुअल है। तो खैर, तो उसमें क्या हुआ कि इनको इतनी ज्यादा इनकी रेटिंग हो गई कि ये इनविंसिबल हो गए, और इनको खुद भी पब्लिसिटी का बहुत शौक है। अपनी जो पब्लिसिटी कराते थे और इनके जो सपोर्टर्स करते थे, उन्होंने ये ऑरा बिल्ड कर दिया कि साहब फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। अब वो प्राइम मिनिस्टर तो आसानी से इस बात को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे, उनको भी आदत नहीं है कि कोई मेरा बराबरी से कोई खड़ा हो, और बराबरी की टक्कर थी भी नहीं। देखिए, ये सोच लेना कि आते ही एक तो ये बीमारी है उत्तर प्रदेश की कुर्सी में कि जो भी बैठता है वो अपने आप सोचता है कि अब हम अगले प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि 80 MP जाते हैं यहाँ से। और इनके केस में वो और ज्यादा इनग्रेन हो गया, क्योंकि ये भगवा पहनते थे, और ये हुआ कि हिंदुत्व का इससे बड़ा कौन रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो लोग इसमें ये भी भूल गए, उसी में ये बढ़ता गया ये और कि साहब जो है, अगर हिंदुत्व की भी बात करी जाए तो क्या मोदी से कंपैरिजन है कोई? अगर मोदी की बात रखी जाए कि हिंदू राष्ट्र की जो ड्रीम थी और जो RSS की जो ड्रीम्स हैं, वो किसने फुलफिल करी? अरे भाई, आप किसी से पूछिए, कोई नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का क्लियरेंस दिया। पूछिए किसने बनवाया? मोदी ने बनवाया। कोई आर्टिकल 370 किसने किया? मोदी ने किया। ट्रिपल तलाक किसने खत्म किया? मोदी ने किया। तो इनमें तो कहीं किसी तरीके से फिगर नहीं होते हैं योगी आदित्यनाथ। एंड लेट मी टेल यू कि मंदिर मूवमेंट में भी योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे अवैधनाथ, उनका तो कंट्रीब्यूशन था। योगी कंट्रीब्यूशन मिनिमल जैसे बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन इनका पब्लिसिटी बहुत होती थी कि साहब यही है सब कुछ। उस चक्कर में इन्होंने भी ये बिलीव करने लगे कि यही फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं, अब कोई इनसे टक्कर में नहीं है। अमित शाह के लिए चैलेंज हो गया वो। सिद्धार्थ की तरफ, बिल्कुल सिद्धार्थ की तरफ रुख करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ कलंस जी, मुझे बताइए कि अब जिसे ये पूरी तस्वीर जो नजर आ रही है, मुझे बताइए, दर्शक आज ये जानना चाहता है कि चुनाव से कुछ ही महीने की दूरी पर हम खड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी तादाद में मेरा ये कार्यक्रम देखते हैं, वो तो ये देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ देश भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि जो पूरा उत्तर प्रदेश का जो राज्य का चुनाव है, वो ठीक 24 से पहले का सबसे अहम चुनाव है 2022 का, कि क्या योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, या मैं कहूँगी उनके चेहरे के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर मुझे ये भी बताइए बारीकी से कि जो उप मुख्यमंत्री बदलने की जो एक तरह से फरमान आया, जो राष्ट्रीय नेतृत्व था मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से, उसको क्या वाकई मानने से इनकार कर दिया है? ये बात सही है कि कह सकते हैं कि उनके जो एक पसंदीदा शख्स को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना था, जैसे मैंने अपनी प्रस्तावना में कहा, तो इसकी वजह से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के बीच ठन गई है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? देखिए, अभी तक का जो घटनाक्रम है वो कम से कम यही साबित करता है कि दोनों के बीच में सब कुछ सहज नहीं चल रहा है, आसान रास्ते नहीं है दोनों के बीच में। और जिस शख्स की बात चल रही है, जो गुजरात कैडर के IAS अफसर थे, जो VRS लेके केंद्र में सेक्रेटरी का पद छोड़कर VRS लिया उन्होंने और आए, और उत्तर प्रदेश में 10 दिनों के भीतर उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। तो अगर वो बहुत सारे लोग जो केंद्र सरकार में सेक्रेटरी के स्तर के अधिकारी थे, और जब उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, हमारे सामने 3 एग्जाम्पल सामने हैं कि जो सीधे कैबिनेट मंत्री बने, कोई विदेश मंत्री बना, किसी को अर्बन डेवलपमेंट, मतलब एक बड़ा ओहदा दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि उसी स्तर के एक अधिकारी को उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तो नहीं भेजा गया था, तो निश्चित तौर पर उनको किसी जिम्मेदारी के तहत भेजा गया था कि हाँ, आप उत्तर प्रदेश में जाके ये काम करेंगे। उनके आने के बाद से ये शुरू हो गया कि क्या उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यहाँ तक बातें चली कि क्या उन्हें उनको रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, और वहां से एक टसल की शुरुआत होती है। लंबे समय तक उनको भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद कोरोना, पंचायत चुनाव, इन वजहों से उनका कैबिनेट में इंडक्शन तक नहीं हो सका। और अभी जब ये पंचायत चुनाव के बाद, जब भारतीय जैसा शरद जी कह रहे थे कि काफी लंबे समय से दूध में पानी मिल रहा था, तो अनरेस्ट तो बिल्डअप हो रहा था, और वो दिख रहा था केवल विधायकों का, जनता का नहीं दिख रहा था। पंचायत चुनाव और कोरोना की क्राइसिस जो आई, सेकेंड वेव, इसके बाद लगा कि नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है।
और इस गड़बड़ में याद आया कि अरविंद शर्मा को कैसे जो है वो कैबिनेट में इनको होना चाहिए, उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर कम से कम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो शायद फरवरी से लेके अब तक का लंबा वक्फा बीत चुका है, इस दौरान उनको अब तक कैबिनेट में शामिल कर लेते। कैबिनेट में जगह नहीं, भी है। लेकिन सिद्धार्थ जी, मेरी बात जो समझ में नहीं आ रही है वो ये कि पहली बात तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब इनको बाकायदा एयर ड्रॉप का नाम दिया अभी हमारे सहयोगी शरद जी ने कि एयर ड्रॉप किया गया योगी आदित्यनाथ को, इसी तरह से एयर ड्रॉप किया गया इन शर्मा जी को भी, तो दोनों की एयर ड्रॉपिंग से जाहिर है उन्हें अपने को एयर ड्रॉप करने में से तो समस्या नहीं हुई, लेकिन अब जब अहमदाबाद से एयर ड्रॉप हुआ तो उन्हें बड़ी दिक्कत हो गई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मंशा रही होगी कि अपना एक करीबी व्यक्ति को वो उत्तर प्रदेश भेजना चाहते थे और फिर धीरे से एयर ड्रॉप करने के बाद उसे फिट भी करना चाहते थे जो उन्होंने उसके लिए खाना बनाया था, तो ये महज एक इत्तेफाक नहीं रहा होगा कि इतना वक्त ये गुजारना चाहते थे। दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे कि इस एक तो ये सीक्वेंस, जैसे मैंने कहा, ये शब्द शायद आज मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि समझना ज़रूरी है कि कब क्या हुआ, और उसके बाद आरएसएस की भूमिका पे भी मैं सवाल पूछूंगी कि ये व्यक्ति इतना अहम क्यों बन गया कि उसको एक शर्मा को बदलकर या केशव प्रसाद मौर्य को बदलकर, यानी दोनों उप मुख्यमंत्रियों में से एक को बदलकर इन व्यक्ति को बनाया जाए। क्यों ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी अमित शाह को कि एक एयर ड्रॉप किया हुआ व्यक्ति इतना पसंद आएगा उत्तर प्रदेश की जनता को चुनाव से ठीक पहले? देखिए, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ जो दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जातीय संतुलन बनाने की मंशा जरूर रही होगी। कहीं ना कहीं एक ये भी मंशा रही होगी कि एक चेक रहे, यानी योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के साथ साथ एक आशंका जरूर रही है पहले दिन से, और वो चेक कहीं से लगते दिखा नहीं। अब अरविंद शर्मा के तौर पर ये माना जा रहा था कि चूंकि प्रधानमंत्री के सबसे करीबी अफसरों में वो शुमार होते हैं, वीआरएस लेके उनको भेजा गया था, उनको केवल ये ड्राइंग रूम टाइप का जो विधान परिषद है वहां बैठने के लिए नहीं भेजा गया था, तो उनको जिम्मेदारी तो तय करके और बाकायदा बात करके भेजा ही गया था। बस दिक्कत यहां से शुरू होती है कि उनके आने के साथ पहले सीधे मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना, फिर उप मुख्यमंत्री बनना, तीसरा उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं या दोनों में से किसी एक को, वो चीजें मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन से उनको अपने लिए एक खतरे जैसा महसूस किया, और शायद पहले दिन से वो इस उसमें लग गए कि हमें इन्हें स्वीकार किसी कीमत पर नहीं करना है। कुछ ऐसे वाकयात उसके बाद होते गए कि जिसकी वजह से मौका भी मिलता गया कि पंचायत चुनाव आ गए हैं, अब कोरोना की क्राइसिस शुरू हो गई है, उस वजह से नहीं उनका कहीं एकोमोडेशन हो सका अरविंद शर्मा को। लेकिन अब जब वर्तमान में जो संकट शुरू हुआ है, इस संकट के बाद एक बार फिर से ये हुआ है कि भाई अरविंद शर्मा को लाया जाना चाहिए, और मंशा शायद सीधी यही है कि एक चेक रखना जरूरी है। आज की तारीख में जितने भी विधायक हैं या जो असंतुष्ट हैं मंत्री, सबकी शिकायत एक है कि अधिकारियों के एक गिरोह ने घेर रखा है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री किसी की सुनते नहीं है, जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं है। बहुत सारे ऑडियो लीक हुए जिसमें एमएलएज और एमपीज क्या क्या कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भाई हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे तो नोटिस लगा दी गई कि भाई हमारे यहाँ किसी काम को लेकर मत आए, हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही है। तो इस तरह की जो चीजें हुई, तो ये आरोप पहले से लग रहे थे, तो शायद अरविंद शर्मा को कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए सरकार का हिस्सा बनाना, ये एक सोची समझी रणनीति रही होगी कि जिससे कम से कम अफसरशाही का जो बोलबाला है, जो दबाव है, वो कम हो सके, और एक मुख्यमंत्री के ऊपर एक वॉचडॉग की तरह वो कर सके, और वो भी एक ऐसा वॉचडॉग जो सीधे प्रधानमंत्री और अमित शाह की पसंद है, और जो लंबे समय से उनके साथ काम कर चुका। तो ये तो उनका अरविंद शर्मा का प्रश्न रहा है, और अभी भी जब कहा जा रहा है तो यही कहा जा रहा है, जो भी अभी तक जो सुलह समझौते के तमाम सारे जो समीकरण निकल के आ रहे हैं, योगी नहीं हटाए जाएंगे लेकिन कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। तो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा तो उसमें एक स्वाभाविक नाम लिया जा रहा है कि जब भी कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, तो उसमें एक अरविंद शर्मा जो है वो भी शामिल होंगे,
जी हाँ। शरद जी, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। एक ये बहुत अहम बात ये है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश कितना अहम है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 2024 में क्या होगा, ये काफ़ी हद तक 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को भी अच्छी तरीके से पता है ये बात कि योगी आदित्यनाथ का जो कुप्रबंधन रहा, जो मिसमैनेजमेंट रहा कोविड-19 के मद्देनज़र, जो हमने देखा किस तरह से नालियों में लाशें अट गईं, अस्पतालों में लोगों को बिस्तर नहीं मिले, विधायकों की मौत हुई, कुछ मंत्रियों की दुखद मौत हुई, तो ये आम जनता के सामने ये सब कुछ दिख रहा था कि न सिर्फ कि वो खुद असहाय हैं, बल्कि सरकार में जो लोग मौजूद हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी नहीं बचा पा रहे हैं। तो फिलहाल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उसकी मशीनरी के जो पुर्जे बिखरते हुए हम देख रहे हैं, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, क्या आपको लगता है इस अलोकप्रियता के डैमेज कंट्रोल, क्योंकि 2022 से ठीक पहले एक बेहद अलोकप्रिय चेहरा, जो हो सकता है हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा रहा हो, लेकिन इस दौर में लोगों को ये भी समझ आई है कि हिंदुत्व के अलावा अस्पताल भी चाहिए, और उसके बाद हो सकता है कभी स्कूल कॉलेज की भी समझ आ जाए, लेकिन कम से कम अस्पताल की क्या हैसियत और अहमियत है एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, ये तो कम से कम पता चला। और उत्तर प्रदेश की इतनी बदतरीन हालत हुई, तो क्या ये एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी एक्सरसाइज हो सकती है 22 से पहले? नहीं, ऐसा है कि नहीं, 22 तो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि 24 इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 22 को मोदी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनके लिए मेन है 24, और वो 22 में उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर 22 में ये अगर कुछ सीटें, के सबको मालूम है कि जितनी सीटें मिली थी रिकॉर्ड विन 321, वो इसमें नहीं मिलने वाली किसी भी सूरत में, तो कम भी हो जाए, लेकिन 24 उनको प्रोटेक्ट करना था। और उस फ्रेमवर्क में जो ये प्रकरण उतरा, मुझे नहीं लगता है कि डैमेज कंट्रोल का पार्ट शर्मा थे। देखिए, शर्मा की अहमियत इसलिए होती है, अदरवाइज शर्मा इज नथिंग। शर्मा की अहमियत इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के नुमाइंदे थे, और प्राइम मिनिस्टर ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनकी ख्वाहिश की फुलफिलमेंट में कोई बाधा आएगी। और एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ, जिसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, वो कह देगा कि हम नहीं बनाते, जाइए। तो ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट होगी, और वहां से ही प्रेस्टीज इशू बन गया। लोग ये सोचते हैं कि भाई कैसे कर देंगे योगी आदित्यनाथ, कैसे इतनी हिम्मत है क्या एट द कॉस्ट ऑफ हिज कुर्सी। तो योगी आदित्यनाथ रूटीन पॉलिटिशियन नहीं है, न तो वो आरएसएस में उनके रूट्स हैं, न बीजेपी की बड़ी लंबी उनकी हिस्ट्री है, बीजेपी के खिलाफ वो लड़वाते रहे अपने लोगों को। वो अपना प्राइवेट फिefdom चलाते रहे, जो मंदिर ट्रस्ट, उसके अलावा उनकी अपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदू युवा वाहिनी, जिसके जरिए से उन्होंने अपने आप को एक हिंदुत्व का लीडर बनाया, अपना एक हिंदुत्व फेस बनाया। और वो बड़ी बिल्कुल हार्डकोर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसने तमाम कम्युनल राइट्स में भी इन्वॉल्व थी, ये सब थी। तो वो जैसे ही चीफ मिनिस्टर बन गया, उन्होंने कहा इसका काम पूरा हो गया, उसको ऑलमोस्ट ताला लगा दिया, उसके नेता वेता को उठा के बंद कर दिया, और वो खत्म हो गई। मोदी की नया, ये योगी का एक नया रोल शुरू हो गया। अब इस रोल में उन्होंने सोचा कि मैं इसी के जरिए से, ये जो कम्युनल लैडर से मैं चढ़ा हूं, इसी से मैं पिनिकल तक पहुंच जाऊंगा। और उसमें लोगों ने इनको बढ़ावा दिया कि हाँ भाई, इसमें तो इससे बढ़िया इनके, तो उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन उनका क्या रहा है, 7-3-4 शहरों के नाम बदल दिए, जिसमें इस्लामिक टच था, उसको चेंज करके हिंदू नेम्स दे दिए गए उन शहरों के। जैसे इलाहाबाद को जो है प्रयागराज बना दिया, वो मुगल सराय को उन्होंने बना दिया उनके। नहीं शरद जी, अब मुझे ये बताइए, शरद जी ये बताइए कि क्या जो योगी आदित्यनाथ है, जैसे मैंने उनके ऊपर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री की थी कि कैसे उन्होंने पहले युवा वाहिनी को बनाया और फिर युवा वाहिनी ने उनको बनाया, किस तरह से उनका कद जो है मुख्यमंत्री के स्तर तक पहुंचा, और कैसे वो लगातार, जैसे आपने खुद बताया अभी कि बीजेपी को, आरएसएस को, दोनों को लगातार चैलेंज करते रहे वो हर चुनाव में, सबके खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े करते रहे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी उनकी हैसियत, वो किस बुनियाद पर इतना नखरा या इतना भाव, या मैं कहूँगी इतना वज़न रखते हैं कि वो इतने प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रधानमंत्री की बात को से इनकार कर सकें या उनके फरमान को नज़रअंदाज कर सकें? किस बुनियाद पर वो ये कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी हैसियत का जो आंकलन किया वो कुछ ज्यादा कर लिया, और क्योंकि उनके नेचर में है ये चीज, तो उस जो इस नेचर का होता है, वो जैसे मैंने कहा, वो रूटीन पॉलिटिशियन अगर होता तो वो इस तरीके, इस चीज को, शर्मा के इशू को बड़ा ही नहीं बनने देता।
वो चुपचाप उनको कैरी आउट करके बना देता है, और शर्मा की खबर एक दिन के बाद दूसरे दिन छपती नहीं अगर वो रेजिस्ट नहीं करते। दूसरा, उन्होंने ये सोच लिया कि जब दिमाग में आदमी के जब व्हेन यू गेट पावर ड्रंक, तो आदमी सोचता है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। और इनके क्योंकि ये भगवा कपड़े पहनते हैं और मठ के मालिक हैं, तो और ज्यादा ये चीज हावी है। और मठाधीशों को आदत होती है सिर्फ हाँ सुनने की। तो उन्हें लगा कि इस फ्रेमवर्क में मुझे कौन है जो मुझे मना कर रहा है? अरे प्रधानमंत्री में क्या था, मैं आज अपना एस्टैब्लिश कर चुका हूं अपने आप को लीडर। और फिर जब आदमी को हेकड़ी बहुत होती है तो वो परवाह नहीं करता है कुर्सी की, कि बेटा ठीक है जो होगा देखा जाएगा। मुझे लगता है, मेरा अंदाजा ये है कि ये उस फ्रेम में इन्होंने डिफाई कर दिया। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में झांक लेते हैं पीछे, तो शायद ये मिस एडवेंचर ना करते, क्योंकि कल्याण सिंह का दौर देख चुके हैं हम। बस ब्रीफली बताना चाहूंगा कि कल्याण सिंह ने भी यही डिफाइंस करी थी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। दुनिया भर की, मतलब उन्होंने तो और काफी हद तक आगे चले गए थे, और उसके बाद उनका क्या हशर हुआ सबको मालूम है। लेकिन कल्याण सिंह का व्यक्तित्व, कल्याण सिंह का लीडरशिप, कल्याण सिंह की सीनियरिटी हर तरीके से मीलों आगे थे जो योगी आदित्यनाथ आज हैं। आरएसएस में उनके रूट्स, इसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। जी हाँ। और यहाँ लड़ाई वाजपेयी से नहीं है, यहाँ नरेंद्र मोदी से है। उन्होंने अडवाणी को ही क्या क्या कि लोगों को पता ही लगा अडवाणी कहाँ चले गए। जी हाँ, अब आखिरी कुछ मिनट मेरे पास है सिद्धार्थ जी। संक्षेप में मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं एक जिद, या मैं कहूँगी प्रधानमंत्री की जो नाफरमानी है, उसकी क्या सज़ा मिल सकती है योगी आदित्यनाथ को? या आपको लगता है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी, अमित शाह बंगाल के चुनाव के बाद बड़े कमज़ोर से हो गए हैं? खासकर अमित शाह साहब तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं कि पूरी ताकत झोंकने के बाद वो स्टेट नहीं जीत पाए। और हम जानते हैं कि जीत और हार न सिर्फ के देश की राजनीति में हमेशा अहम रहा है, इन दोनों की जोड़ी के लिए यही सबसे अहम चीज़ है कि ये बेहतरीन चुनावी मशीनरी बन पाए हैं और बना पाए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या योगी आदित्यनाथ को इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, ये नाफरमानी जो उन्होंने की है? दूसरी बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी भी ये अफोर्ड कर सकती है कि अगर आदित्यनाथ, जैसा कि अभी कह रहे हैं शरद जी की, भाई उन्होंने ठान लिया है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अगर वो हट जाते हैं कि ठीक है अगर आप मुझे नहीं भी बनाते 22 का चुनाव तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, चुनाव में चेहरा नहीं बनाते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या उनके पास कोई और चेहरा है? क्या वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जैसे 2017 में चुनाव लड़ा गया था वैसा लड़ने की स्थिति में बीजेपी नजर आ रही है? अगले आने वाले कुछ हफ्तों में हमें क्या देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का प्रयोग असम में किया, लेकिन उत्तर प्रदेश आसान नहीं है। आप कलेक्टिव लीडरशिप, पार्टी डिसाइड करेगी, इस तरह की बातों से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में नहीं जाया जा सकता है। आप चाहे ना चाहें, लेकिन अपने आप एक चेहरा तो योगी आदित्यनाथ बन ही जाएंगे अगर उनके मुख्यमंत्री रहते चुनाव होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सच बात है कि बंगाल के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो हाईकमांड है बीजेपी का, वो कमजोर हुआ है या शेकी हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फैसला लेने में इतना वक्त नहीं लगता, ना इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती कि ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर इनसे फीडबैक, फिर तमाम सारी मीटिंगों का दौर। ऐसा उत्तर प्रदेश के सिलसिले में नहीं होता। अभी फिलहाल की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुकाबले, चूंकि बार बार हर किसी एक मामले में हर कोई एक राय है, एक बात बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अगला चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाएगा। तो अब अगर आप हिंदुत्व के नाम पर लड़ने की, हर कोई मान रहा है, हर कोई कह रहा है इसी के नाम पर लड़ा जाएगा, और उसके अलावा और कुछ लड़ने के लिए दरअसल है भी नहीं। आप जाके नहीं कह सकते कि हम कोविड के क्राइसिस मैनेजमेंट के नाम पे बहुत अच्छा किया इसलिए लड़ लेंगे, हमने बड़ी इंडस्ट्री लगा दी, हमने बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे दिया। तो आपको जब हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ना है तो आपके पास इससे बड़ा मजबूत चेहरा तो और कोई नहीं दिखता है। अब चुनाव का नतीजा क्या आता है उसके बाद, और चुनाव के नतीजे आने के बाद आप क्या करते हैं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि सजा जो है वो सजा तो इस निजाम में माफी नहीं है, सजा तो है, लेकिन शायद हो सकता है कि सजा मुलतवी कर दी जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव के आखिर। ये सबसे बेहतरीन बात शायद इस पूरे डिस्कशन की यही रही कि सजा तो होगी लेकिन सजा को मुलतवी कर दिया जाएगा। बहुत संक्षेप में सिर्फ 2 शब्दों में बताइए कि आरएसएस की इस वक्त पर भूमिका, अभी तक उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश में इस वक्त? देखिए, उत्तर प्रदेश में आरएसएस का जो नंबर 2 हैं दत्तात्रेय होसबोले, इत्तेफाक से उनसे योगी आदित्यनाथ से एक कॉमरेडरी जैसा एक संबंध है।
और आरएसएस में ऐसा भी होता है कि आपको अपना एक प्रवास का केंद्र बनाना पड़ता है। तो आप जो इस समय जो नंबर 2 दत्तात्रेय घोष बोले, उनका प्रवास का केंद्र लखनऊ है, यानी उन्हें महीने में एक बार लखनऊ रहना ही होता है। तो आरएसएस की एक सारी ग्राउंड रियलिटी को जानने के बाद उसकी भी एक सिंपैथी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के साथ है। उनको लगता है कि चुनाव में जाने के लिए इनसे के अलावा और कोई चेहरा हमें नहीं है, और इसलिए शायद वो ये कैबिनेट एक्सपेंशन, कुछ और लोगों को अकोमोडेट करना, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, कुछ ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस, ये सब जो तमाम सारे जो रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, ये शायद यही वजह है कि अभी भी कहीं ना कहीं आरएसएस का एक सहानुभूति का जो अंश है वो योगी आदित्यनाथ के लिए नजर आता है। जी, मुझे कुछ ऐड करना है इसमें जी, जल्दी से प्लीज। मैं बस इतना बताना चाहूंगा, मेरी जो जानकारी है कि आरएसएस में डिवीजन है और होसबोले योगी के साथ इतना ज्यादा अटैच नहीं है। सबको जो दिल्ली में कहा जाता है कि होसबोले का जो ज्यादा घनिष्ठता है वो मोदी के साथ है। और दूसरी बात यह है कि मुलतवी करने के अलावा एक और रास्ता है। अगर योगी आदित्यनाथ कंसीड कर जाते हैं मोदी की डिमांड, तो क्योंकि बात उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने की है जी, कोई, तो भी मुलतवी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हटाने की बात है, वो उसमें भी समझ लीजिए उनके पर कदर जाएंगे उनके। लेकिन शरद जी, सिद्धार्थ जी, दोनों मामलों में फिलहाल जो योगी आदित्यनाथ का कद था अब से एक हफ्ते पहले, वो कितने इंच या कितने फिट घट गया है ये हम और आप दोनों जानते हैं, और दर्शक भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपने कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक कद और वजन के बारे में खुशफहमी हुई है, जिसकी वजह से वो नाफरमानी कर रहे हैं, और सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि इसकी सज़ा तो तय है, लेकिन सज़ा हो सकता है मुलतवी की जाए और उस पर निर्भर करे कि 2022 का नतीजा क्या आएगा। बहुत बेहतरीन ये चर्चा रही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, और हम चाहते हैं कि आप इस पर लगातार नज़र बना के रखें, और हम जैसे ही कोई और चुनावी डेवलपमेंट हमें नज़र आएगा हम आएंगे और फिर आकलन करेंगे खबरों का। शुक्रिया दोनों का।